देखिए, वैसे तो हर एक्टर की यही कोशिश होती है, यही चाहत होती है कि वो जो भी काम करे, उनका जो भी किरदार है, वो ऑडियंस को पसंद बहुत आए, और दूसरा उनसे प्यार करे और रिलेट भी करे, कहीं ना कहीं सिंपथाइज भी करे। लेकिन आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे साथ जो कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, वो थोड़े से अलहदा हैं, उनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये मानते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि वो जो काम करे दर्शकों को उस कैरेक्टर से प्यार हो जाए। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली क्राइम सीजन 2 के देवेंद्र, यानी कि आकाश दहिया की, जिनसे ढेर सारी बातें हम करेंगे, उनके करियर चॉइसेस, कैरेक्टर चॉइसेस के बारे में। लेकिन सबसे पहले आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ कि मुझे आपके इस शो में बुलाने के लिए। वैसे प्लेजर इज ऑल आज आकाश, क्योंकि पंजाब केसरी में ना हमारी कोशिश हमेशा होती है ऐसे अच्छे एक्टर्स से रूबरू होना जिनका काम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एंड यू वन ऑफ दोज एक्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बहुत चलिए अच्छा सी लगता है जब बातें सुनने को मिलती है। यही सेलिब्रेशन है हम लोगों के लिए। करेक्ट, आई एग्री। एज एन एक्टर, वो वैलिडेशन जो आपको ऑडियंस से मिलती है, वो टीआरपी से कहीं ज्यादा ऊपर होती होगी, नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए पहले सीजन 2 की बात कर लेते हैं। अभी फ्रेश आया है, बहुत अगेन सीजन 1 की तरह प्यार मिल रहा है। सो कैसी फीलिंग है? किस तरह के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं या लोगों की तारीफें आ रही हैं? कुछ ऐसा हो रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग है। आई मीन, मुझे ऐसा लगता है निधि जी के जैसा आपने शुरू में ही कहा ना कि कई कैरेक्टर्स आपको ऐसे करने पड़ते हैं जो कि शायद ऑडियंस को पसंद ना आए हम्म। कैरेक्टर्स। हम्म। तो वो इस दिल्ली क्राइम में भी फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं वो फील कर रहा हूँ। वो उस कैरेक्टर के लिए आई थिंक हेट, शायद मैं बोल सकता हूँ। हेट इन द सेंस कि जो मेरे ही जो चाहने वाले हैं, जो मेरे ही दोस्त हैं, हाँ। कुछ जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, तो उन लोगों का भी मुझे याद है, मतलब जो कमेंट्स आए कि तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ना इतना मतलब उसको नीति को सताया है या उसको तंग किया है। उसके लिए मतलब मेरी एक फ्रेंड है वैशाली अलावत, तो उसने तो मुझे कहा था कि मैं देख रही थी और बीच में मेरा मन किया कि मैं तेरे को फोन करके फोन पे ही थप्पड़ मारूं। तो ये वाली चीजें जब सुनने को मिलती है तो एक अच्छी फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि आप जो करना चाहते हैं, जो एज ए कैरेक्टर आप दिखाना चाहते हैं, वो शायद ऑडियंस तक पहुंचता है। हम्म। हम्म। तो वो सबसे बड़ा हम लोगों के लिए, एक एक्टर के लिए आई थिंक मतलब अच्छा लगता है उस चीज में। करेक्ट, बट एज एन हम्म। एक्टर जब आप किसी रोल को सुनते हैं, आपका कैरेक्टर सुनते हैं, उसका शेड कैसा है वो सुनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग तो रहता होगा ना आकाश, कंसिडरिंग कि भाई अल्टीमेटली देखना तो ऑडियंस नहीं है। अब वो ऑडियंस मेरे उस कैरेक्टर को कैसे लेगी, एक्सेप्ट करेगी, तो ये चैलेंज तो रहता होगा। ये चैलेंज मेरे लिए तो पहली फिल्म से ही था, चिल्लर पार्टी से ही। क्योंकि चिल्लर पार्टी में मेरी आवाज ही जो है वो एक फीमेल वॉइस है, जो कि आदमी है लेकिन उसकी वॉइस जो है वो फीमेल है। तो वो मुझे याद है सलमान खान, क्योंकि उन्होंने वो को प्रोड्यूस भी की थी हम्म। फिल्म। तो हम लोग जो है वो जब फिल्म रिलीज हुई थी, तो उसके बाद में एक छोटी सी पार्टी थी विकास सर के यहाँ पर, तो सलमान सर मेरे को पहली बार वहां मिले थे। और उन्होंने सबसे पहले तो काफी मेरे साथ में, जिसे कहते हैं ना, छेड़खानी की कि अपनी आवाज सुना, अपनी आवाज सुना, असली आवाज सुना। हाँ। और वो बहुत हंसते थे जब मैं बोलता था कि मैं क्या बोलूं। उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बोली थी कि ये जो पहली फिल्म में एक लड़का इस तरीके का कैरेक्टर निभा रहा है, वो ये बड़ा चैलेंजिंग एक है किसी भी एक्टर के लिए। तो मुझे उस वक्त पे वो चीज समझ में नहीं आई थी, लेकिन क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ और हम्म। थिएटर में हम लोगों को हर तरीके के किरदार करने को मिलते थे। तो हमारी जो स्कूलिंग थी वो ये था कि यार किरदार होता है, हम एक कहानी बताते हैं। जैसे कि कोई भी राइटर जो है, चाहे वो कितने बड़े जो लोग उपन्यास लिखे हैं, कितने बड़े बड़े राइटर्स हैं, वो हर तरीके के कैरेक्टर्स लिखते हैं। तो हमारा काम है उन कैरेक्टर्स को निभाना। हम्म। तो हम इतनी दिक्कत नहीं आती, बट बड़ा अच्छा लगता है जब उस कैरेक्टर को सही से निभा पाओ। और डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो बहुत मायने रखते हैं इस चीज में, क्योंकि सबसे पहले चीज जो नरेशन जो होती है, वो डायरेक्टर अपने, वो किस तरीके से इन किरदारों को देखते हैं। हम्म। तो आई थिंक वो जब डायरेक्टर हमें बताते हैं, वो नरेट करते हैं, तो वो पहला काम तो आप सेटिस्फाई तभी हो जाते हो, क्योंकि आप किसी के थ्रू
आप किसी की कहानी जो है वो उसका किरदार बनने जा रहे हैं, करेक्ट। तो बट आप पहले से ही। जी जी जी, बट प्लेइंग देवेंद्र कितना टफ रहा, क्योंकि अगर वैसे देखें, कैरेक्टर स्केच देखें, तो देवेंद्र जो है किसी क्विंटेसेंशियल इंडियन हस्बैंड की तरह है, जो अपना काम जरूरी समझता है लेकिन वाइफ को उतना या उसके काम को समझ नहीं पाता। तो अगर फौरी तौर पे देखें तो लगता है आसपास हमारे ऐसे तो बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। बट अगर आज की जो यंग जनरेशन है उनकी सोच के हिसाब से देखें तो वो थोड़ा पैल्पेटेबल नहीं लगता कि नहीं यार ऐसे कैसे, अब तो सब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सो वो कैरेक्टर में ढलना, उसको प्ले करना, एक तो वो आपके लिए कैसा रहा, एंड दूसरी बात ये कि जब आप ऑफ कोर्स घर में बताया होगा कि ऐसा मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, तो रिएक्शंस क्या थे? तो मैं ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। इनसे जुड़े काफी दिलचस्प आंसर है मेरे पास में। पहला तो ये कि यू नो मैं काफी बार इस चीज का मैंने ये देखने के बाद ना, ये जब रिलीज हुआ था तो सबसे पहले मेरी बात हुई थी मेरी मम्मी से, अच्छा। है ना। तो उनको जब उनसे मैंने पूछा ये कि यार आपको कैसा लगा, तो वो जो जैसे एक हर माँ जो है अपने बच्चे के लिए बोलती है ना कि बहुत अच्छा लग रहा था, सही अच्छी एक्टिंग कर रहा था, कभी कभी जैसे घर पे गुस्सा हो जाता है वैसे ही तो उसमें भी गुस्सा कर रहा था। एंड देन मैंने पूछा कि रिलेशनशिप के बारे में कैसा लगा आपको, वो जो किरदार थे नीति और देवेंद्र, उनकी उनकी कहानी में आपको क्या समझ में आया। तो उन्होंने पहले बोला कि ठीक था, तू छुट्टी लेके आया था, देवेंद्र छुट्टी लेके आया था और नीति को समझना चाहिए था, यू नो कि मतलब उसकी गलती भी थी, इस टाइप से उन्होंने बोला। एंड देन हमने इधर उधर की बातें करके रख दिया। उसके 2-3 घंटे बाद नहीं जी, उनका मेरे पास मेरी मम्मी का वापस से फोन आया अच्छा। और उन्होंने कहा मैं तब से जो है ना मेरे अंदर चल रहा था कि मैंने शायद गलत बोल दिया, कि गलती जो है वो उसकी नहीं थी, गलती तो तुम्हारी ही थी, कि हाँ। वो जो है वो एक केस में इन्वॉल्व थी और तुम बेशक से छुट्टी लेके आए थे जो भी था, बट वो भी काम में अपने व्यस्त थी और उसको उस वक्त पे तुमको टाइम देना बहुत जरूरी नहीं था। तो उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर आप शो में भी देखेंगे कि जब लास्ट सीन, अगर आपने पता नहीं शायद शो अभी जी तक देखिए देख पाए देखिए हैं। देखिए, पूरी बिंज वॉच की है सीरीज मैंने। अच्छा, तो वो जो लास्ट सीन था उसके अंदर जब नीति आती है हाँ। तो नीति माँ को सबसे पहले बोलती है कि नमस्ते मम्मी जी, करेक्ट। और माँ ने कोई रिएक्ट नहीं किया रिएक्ट उस नहीं पर। किया, हाँ। तो मुझे जो रियलाइज हुआ वो यही चीज हुई कि यार हमारे समाज में सिर्फ एक बड़ी जल्दी हम एक निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई जब हो रही होती है तो या तो आप हस्बैंड की साइड होते हो जो हस्बैंड वाले हैं, और वाइफ की साइड वाले वाइफ की साइड होते हैं, लेकिन कभी उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते कि इनका इनका रिश्ता क्यों बिगड़ रहा है, और वो और ज्यादा बिगाड़ने की मतलब कोशिश तो नहीं कहूंगा, बट वो उनके उन चीजों से, उनके इंटरफेरेंस से वो रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। हम्म। आपस में बात कम हो जाती है लेकिन उन चीजों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि माओ को, जैसे मैंने भी जो है जब मम्मी ने ऐसे बोला तो मुझे शुरू में तो लगा कि हाँ यार उसकी भी गलती थी, नीति की भी गलती थी, बट देन जब उन्होंने बोला कि नहीं उसकी गलती नहीं थी, तेरी गलती थी, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद माओ को भी जो है वो अपने डॉटर इन लॉज और बहुओं के लिए वो स्टैंड लेना चाहिए, और हम्म। अपने बच्चों को, बेटों को शायद वो समझाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। जो पहले से जो चलता आ रहा है, जो माइंडसेट चलता आ रहा है कि जो वाइफ होती है वो घर भी संभालेगी और काम को भी संभालेगी, तो मुझे लगता है वो सारी चीजों को, जैसे अभी बदलाव जो आपने कहा कि बदलाव चल रहा है, उस बदलाव में इन लोगों का, पेरेंट्स का शामिल होना, उनको समझाना वो बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ अपने बेटों की साइड लेना, करेक्ट। है ना। बट जैसे आपने ये कैरेक्टर प्ले किया, चिल्लर पार्टी की बात की, जहाँ शुरुआत ही आपने की वेर आपकी वॉइस ना होके आप जो आपका कैरेक्टर है उसकी लड़कियों वाली आवाज है। सो देवेंद्र जब सॉरी देखिए, इतना आपने रियल प्ले किया है वो कैरेक्टर कि मैं आपको आकाश ना कह के देवेंद्र कह रही हूँ। बट जब आप कोई कैरेक्टर को हाँ कहते हैं किसी स्क्रिप्ट को सुनने के बाद कि आपको ये कैरेक्टर दिया जा रहा है, तो आप उस कैरेक्टर को जीते हैं या आप ये सोचते हैं कि ये ऑडियंस के बीच कितना फिट बैठे? मेरी कोशिश रहती है कि क्योंकि हम लोगों का डिस्कशन वगैरह होता है डायरेक्टर का, और वो क्योंकि उनके दिमाग से वो निकली हुई, एक राइटर के दिमाग से निकली हुई वो चीजें, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस कैरेक्टर को ज्यादा ध्यान में रखूं, ना कि अपने आपके अपना तो 100% वो आता है, जैसे मैंने बात किया कि मैं घर पे भी, जो मम्मा ने कहा कि घर पे भी तू वैसे ही गुस्सा करता है जैसे हाँ तू वहां कर हाँ। रहा,
है ना। तो वो चीज आपका तो वो आएगा ही आएगा, बट वो कैरेक्टर जो है वो जो कर रहा है वो एक अलग चीज है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस पे ज्यादा ध्यान दूं कि वो कैरेक्टर क्या बोलना चाहता है। और रोल्स भी मैं चाहता हूँ कि मुझे वो मिलें जो समाज में शायद कुछ कुछ बदलाव जो आजकल हर कोई चाहता है, यू नो, हम्म। जो हमारे देश में या कहीं पर भी। और ये रिलेशनशिप वाला तो आई थिंक वर्ल्ड वाइड है। ये जो रिश्ते जो टूटते और बिगड़ते हैं वो तो हर जगह आजकल। आप अगर यंगस्टर्स को भी देखेंगे तो आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि वो लोग कहते हैं कि हम तो शादी नहीं करना चाहते हैं, करेक्ट। हमें शादी नहीं, हम्म। तो वो शादी नहीं करनी है, उसके रीजंस क्या है वो हम सबको पता है, लेकिन उसको ठीक करना जो है वो शायद समाज के साथ में रह के उनको भी समझना चाहिए और चीज होनी चाहिए। करेक्ट। अच्छा, ये आपकी जो एक्टिंग की शुरुआत या जर्नी की शुरुआत, उसमें आपने ऑफ कोर्स जैसे थिएटर किया है और कास्टिंग एसोसिएट भी है, तो एक एक क्वेश्चन है जो मैं जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि जब यू आर अ कास्टिंग एसोसिएट, तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी चीज की कास्टिंग करनी है तो आप बोले यार ये रोल मैं कर लेता हूँ? मैं अब फिलहाल तो कास्टिंग में काफी सालों से नहीं कर रहा हूँ, बट मैं और मुकेश भाई, मुकेश हाबड़ा, हम लोग शुरू में पार्टनर्स रहे हैं जी। कास्टिंग में। हाईवे वाज माय लास्ट फिल्म। और तो उससे पहले 100% वो रहा वो चीजें, बट वो एक कमल हसन साहब का एक डायलॉग था एक फिल्म में जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई चांद को चाहे, मतलब छूने की ख्वाहिश करे, तो उसको चांद नहीं मिल जाता। तो वैसे ही हम लोग बेशक से कितने एक्टर्स आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग आते हैं ये सोच के कि हम करना चाहते हैं। वैसे ही कास्टिंग में भी मेरा भी बड़ा मन हुआ कि यार मैं ये करना चाहता हूँ। मेरा एक कैरेक्टर जो था वो था डी डे में जो मैंने किया था असलम का कैरेक्टर, वो मैं बिल्कुल दिल से करना चाहता था। और वो पता नहीं कैसे किस्मत की बात हुई कि पहले नवाज भाई वो करने वाले थे, बट उनकी कुछ डेट्स का कुछ हुआ। एंड देन दीपक भाई, दीपक डोबराल, वो करने वाले थे, देन उनकी भी डेट्स को कुछ क्लैशेस हुए। और जिस वक्त निखिल सर उनको नरेट कर रहे थे, दीपक दीपक भाई को, तो उस वक्त मेरा यही चल रहा था कि यार मैं करूं। तो फिर मैंने बाद में निखिल सर से मुकेश भाई के थ्रू पूछवाया कि यार अगर नया कोई एक्टर होगा तो क्या चलेगा। तो निखिल सर ने कहा था कोई भी चलेगा, अच्छा एक्टर होना चाहिए। हाँ। देन हमने जो है वो इधर उधर बहुत सारे ऑडिशंस किए, उनमें से एक मेरा भी ऑडिशन था। और वो किस्मत से निखिल सर को बड़ा अच्छा लगा और मैंने वो फिल्म की। बट वो बहुत कम होता है कि हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है जी। उस चीज में। बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ, करेक्ट। और हम मैं तो सिर्फ सीख रहा हूँ अभी। करेक्ट, बट आई एम श्योर जैसे आपकी जर्नी अभी चल रही है, जिस तरह के कैरेक्टर्स और रोल्स आप प्ले कर रहे हैं, ऐसा भी तो एक एज एन एक्टर आपके अंदर एक भूख होगी ना कि यार ये फलां वाला प्रोजेक्ट या इस तरह का कैरेक्टर प्ले करना है, तो किस तरह के रोल्स आप करना चाहते हैं? आजकल का एक तो सिनेमा बहुत चेंज हो रहा है, वे ऑफ एक्टिंग चेंज हो रही है। पहले जो एक बॉलीवुड बॉलीवुड टाइप का हम्म। आप देखें तो वो वैसी फिल्में बनती थी या लिखी जाती थी करेक्ट। बीच में, शायद जब हम बड़े हो रहे थे। तो हम्म। हमने उन्हीं को देखते हुए ये सोचा था कि हम भी एक्टर बनेंगे। अनिल कपूर और ये मेरे फेवरेट हीरो थे। बट देन थिएटर मैंने शुरू किया एक टाइम पे आके। और थिएटर करने के टाइम पे मुझे समझ में आया कि यार ये जो है एक्टिंग जो है वो एक अलग चीज है जो दिल पे जाके लगती है किसी के। तो जैसे इजाजत एक फिल्म अगर आपने सुनी जी होगी, जी जी। तो इजाजत नसीर साहब ने जो रोल जिस तरीके का निभाया था वैसा, या फिर भगत सिंह मैं करना चाहता, हमेशा से करना चाहता रहा था। और मैंने किया भी वो एक एक प्रोजेक्ट में, और प्ले में भी किया एक। एंड देन गालिब जो है वो मैं बहुत करना चाहता हूँ। वो एक मेरा वो जिसे बोलते हैं ना कि ड्रीम रोल जो हाँ है, हाँ हाँ। वो मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि उसकी उनकी जो जर्नी है ना गालिब साहब की, गुलजार साहब ने एक एक शो बनाया था गालिब, जिनमें नसीर जी ने गालिब का कैरेक्टर प्ले किया। हम्म। तो जब मैंने वो देखा था तो उस वक्त, अब तो ये सीरीज आ गई, उस वक्त पे यूट्यूब पे वो एपिसोड वाइज एपिसोड्स, थे। हाँ हाँ। हाँ, तो मुझे याद है दिवाली के दिन था, और मैं शाम को मैंने गलती से एक छोटा सा उसका क्लिप देख लिया था। उसके बाद मैंने वो सारे एपिसोड देखे थे, और रात भर मैं देखता रहा था उसको। तो तब से मेरे को लगा था कि ये कैरेक्टर जो है, ये एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, जो जिसकी जर्नी बहुत अलग है। हम्म।
तो जवानी चलिए, से आई लेकर होप बूढ़े। आपकी जर्नी में आकाश डेफिनेटली ये जो आपके ड्रीम रोल्स हैं वो आपको मिलते रहे। बट अभी नेक्स्ट कहाँ पर आपको देख पाएंगे? अभी नेक्स्ट बिदिया करके एक शो है जो कि राज अमित कुमार उनके डायरेक्टर हैं, जो मेरे, अब तो मैं कहूंगा कि मेरे काफी, मतलब मेरे लिए तो वो फेवरेट है। उन्होंने, मतलब वो शो मेरे लिए बहुत ही अलग तरीके का रहा। उसका शूटिंग प्रोसेस और एज एन एक्टर जो मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली वो शायद वो शो करके मिली है। तो वो आने वाला है, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में धनबाद एक वेब सीरीज है, और रफू चक्कर एक वेब सीरीज है जो आने वाली है, ओके ओके, सो जिनकी विशिंग शूटिंग यू, जस्ट। जी आपको और बहुत सारा काम मिले। आकाश, जैसे मैंने कहा कि अच्छे एक्टर्स को देखना ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे भी देखें। सो विशिंग यू ऑल द लक आपके सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स आपके ड्रीम रोल के लिए भी, कि वो भी आपको इंशाल्लाह मिले। एंड थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।